नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं कुछ समस्याओं पे। मित्रों, 2-4 दिन पहले मैं बैठा था ऐसे ही और टीवी पे विश्वगुरु भारत की तस्वीर देख रहा था, जिसे कि कुछ कथित लोग कह रहे हैं कि विश्वगुरु भारत है। चूँकि मेरी तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं कि भारत विश्वगुरु बन जाए, लेकिन हमारे कामना कहने से, करने से और उनके डंका बजाने से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। मित्रों, उस दिन मैं विश्वगुरु भारत की जो तस्वीर देख रहा था टीवी में, पहला वीडियो हमने देखा था झांसी का। एक औरत अपने छोटे से बच्चे को ट्रॉली बैग के ऊपर लिटा करके खींचते हुए लेके पैदल चली जा रही है और काफी दूर तक की यात्रा जो है इस तरह से कर रही है। इतने खतरनाक ढंग से वो बच्चा उस पे बैठा था कि थोड़ा सा भी बैग अगर कहीं गड्ढे में इधर उधर हो और वो बैग गिरे, बैग के साथ में बच्चा गिरे, सर फूटे, अगर कहीं सर में ऐसा घाव लग जाए कि उस होनहार बच्चे का, जो कि भारत का भविष्य है, उसकी याददाश्त ही चली जाए। ऐसा भी, इतना भी खतरनाक था वो, ऐसा भी हो सकता था। मैंने देखा, मेरे मुंह से चीख निकल गई कि बाप रे, ऐसा ये हमारा विश्वगुरु भारत है। दूसरा हमने देखा मित्रों कि हैदराबाद से एक छोटे से ट्रॉली पे अपने प्रेग्नेंट बीबी को और एक बच्चे को उस पे कुछ सामान रख के एक व्यक्ति घसीटते घसीटते मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया, जिले तक पहुंच गया। इतने दूर तक पहुंच गया और रास्ते में इतने पुलिस नाकाबंदी, लॉकडाउन का सीजन है, पुलिस प्रशासन तमाम पुलिस के या राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के अमले रास्ते में मिले होंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आदमी कितने मुसीबत में है और कैसे जा रहा है, बिना भोजन के, बिना पानी के, किस तरह से अपनी प्रेग्नेंट बीबी को लेकर के जा रहा है। मित्रों, इस विश्वगुरु भारत की तस्वीर को देख करके तो दिल से चीख निकल गई कि बाप रे, ऐसा विश्वगुरु भारत है। तीसरा वीडियो हमने देखा था मित्रों कहीं का, चूंकि उस जगह का नाम मैं सुन नहीं पाया बराबर, कि एक बैलगाड़ी में एक साइड पे बैल लगा हुआ था, खींच रहा था, एक साइड में एक आदमी लगा हुआ था, खींच रहा था, और पीछे कुछ सामान और अब कुछ उसके परिवार के लोग बैठे थे। उसी समय पे मित्रों मेरे पास एक फोन आ गया, मैं उसमें लग गया और बातचीत होने लगी। लेकिन मित्रों, मेरे दिमाग में एक चीज ये तब से गूंज रहा था और आज भी गूंज ही रहा है कि इनका जवाबदेह कौन है, इनकी जवाबदेही किस पे तय की जाएगी? सरकार पर, विपक्ष पर, सरकारी अमले पर या देश के नागरिकों पर? इनकी जवाबदेही किसके पास है? क्योंकि आज मैं मित्रों बहुत से फेसबुक पे देखता हूँ, व्हाट्सएप पे भी हमारे 2-4 मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि कहाँ गए विपक्ष, आज देश को उनकी जरूरत है, वो कहाँ छुपे हैं? मित्रों, ये बात सही है कि विपक्ष को भी साथ में आना चाहिए, लेकिन ये पूछिए कि कहाँ है सरकार जिसकी जिम्मेदारी है? क्या आपकी सरकार ने सरेंडर कर दिया है कि अब विपक्षियों को आप बीच में आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा? विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे बन गई? देश में हमारे निर्वाचित सरकार है, मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत सरकार है। इतनी मजबूत सरकार के रहते हुए भी विपक्ष को खोजा जा रहा है लोगों की मदद के लिए। मतलब विपक्ष किस हिसाब से मदद में आगे आए, ये चीज समझ के बाहर है।
जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष की है? देश में कुछ घटना दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष की है? मतलब जवाबदेही कहाँ पे तय हो, ये चीज सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है हमारे देश में अभी तक, कि कुछ लोग सरकार को खोज रहे हैं तो कुछ लोग विपक्ष को खोज रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना हमारे देश की है मित्रों, हमारे देश के नागरिकों को है कि सिर्फ हमारे देश में नागरिक जो गरीब हैं वो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक कुछ सरकार के हैं तो कुछ सरकार के विपक्ष में हैं। मतलब हमारे देश के नागरिक एक दूसरे के लिए नहीं हैं जो कि पहले हुआ करते थे। अब ऐसी कंडीशन है कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, हम सरकार का विरोध करते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। हम लोगों की मदद की भावना, हम एक दूसरे में जो बंधुत्व की भावना थी, प्रेम की भावना थी, वो खत्म है। हम पहले इलेक्शन के समय में, केवल चुनाव के समय में थोड़ा सा बढ़ते थे, हम इस पार्टी को वोट देंगे, हम इस पार्टी को वोट देंगे, बाकी समय हम हमेशा मिलके रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे मित्रों। लेकिन आज परिस्थितियां एकदम विपरीत है। हम हमेशा 24 घंटा, 7 दिन, 12 महीना, पूरे साल, 5 साल, 15 साल, मतलब हम हमेशा के लिए बट चुके हैं। हम सरकार के पक्ष में हैं, हम सरकार के विपक्ष में हैं। अब ऐसी भावना लोगों के बीच में आ गई है। ये कितनी अजीब बात है। ये हमारे विश्वगुरु भारत की तस्वीर है मित्रों, इसको याद रखो। जब हम सोच रहे थे कि अब जवाबदेही किसके ऊपर तय होगी, इसकी कौन जिम्मेदार होगा इन समस्याओं के लिए, जो कि हमने 3 वीडियो की बातें बताई इन जरूरत की चीजों के लिए, उसी समय हमारे एक मित्र का फोन आया और हम फोन पर लग गए। उन्होंने सिर्फ ये मैसेज देने के लिए फोन किया था कि आज शाम को 8 बजे मोदी जी आने वाले हैं टीवी में। तो हमने कहा चलो कम से कम सरकार का दिल पसीजा है, कुछ तो बोलेगी, इन गरीबों के लिए अपना मुंह तो खोलेगी, कुछ तो बातें होंगी, कुछ तो रियायत होगी। शायद ऐसे दिनों से निजात दिलाने के लिए सरकार, आज हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी टीवी पे आएंगे, कुछ बोलेंगे इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए, इन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री जी आए, टीवी पर आए और उन्होंने सीधा 20 लाख करोड़ रुपया गिन दिया मित्रों। और उस 20 लाख करोड़ को मैं आज तक गिन नहीं पा रहा हूं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि 20 लाख करोड़ मैं दे रहा हूं। और उसी पर कितने उनके अनुयायी और कितने उनके भक्त, कितने उनके जो कि उनको मानने वाले हैं, उन्होंने सीधा कहा कि लो, और तमाम तरह के अब शब्दों में, चूंकि उन शब्दों को मैं नहीं कह पाऊंगा, या मैं कभी, मतलब ये तो खैर यूट्यूब का एक मीडिया है, लेकिन मैं अकेले में भी वो शब्दों को नहीं कह पाता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का कहा कि लोग पूछ रहे थे कि 1500 करोड़ टाटा ने दिया, प्रधानमंत्री उसका हिसाब दे, तो 20 लाख करोड़ दे दिया प्रधानमंत्री जी ने। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 20 लाख करोड़ नहीं, प्रधानमंत्री जी को पीएम केयर फंड का हिसाब देना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, न वो टाटा का पैसा दिया है, पीएम केयर्स का दिया है, और न तो उन्होंने अपने जो सरकार के पास इकट्ठा होता है, जो टैक्स लोगों के द्वारा दिया जाता है, न तो उसमें से दिया है उन्होंने वो पैसा जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है, उस पैसे को उन्होंने दिया है 20 लाख करोड़ रुपया। या तो प्रधानमंत्री जी आगे आकर के कहें कि हमने पीएम केयर्स का पैसा इसमें दिया है, नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी कैसे बोल पाएंगे? उन्होंने नहीं दिया, ये पीएम केयर्स का पैसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी को मिले हुए, सरकार को मिले हुए टैक्स का पैसा नहीं है, ये जनता के द्वारा संचित जमा किया हुआ जो पैसा बैंकों में पड़ा है, उस पैसे में से उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए दिया है, जिसका बंटवारा आज 3-4 दिन से लगातार हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 3-4 दिन से बांट रही हैं, और अभी पता नहीं कितने दिन तक बांटेंगी और किसको किसको बांटेंगी, और अभी तक समझ में नहीं आया। ना तो उनके 20 लाख का आर्थिक पैकेज समझ में आया, मेरे हिसाब में आया, और ना तो वो किसको दे रही हैं और किस हिसाब से दे रही हैं, वो भी समझ में नहीं आया।
एक किसानों को इतना, उनको इतना, इनको उतना, सबको उसमें से बांट रहे हैं, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ में तो नहीं आया कि किसको क्या है। हाँ, एक चीज समझ में आएगा, जब लोगों को मिलेगा, लोग कहेंगे कि हाँ हमें मिला, वो चीज समझ में आएगा, वो चीज मैं समझूंगा, बराबर समझूंगा। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया कि लो तुम ले लो। मित्रों, बहुत पहले हम जाने दो, अब हम इतनी बड़ी बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं 20 लाख करोड़ का, प्रधानमंत्री जी ने, वो तो वही बात है कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, बड़ी देर कर दी, लेकिन दिल में इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, इन गरीबों के लिए बोलेंगे, मजदूरों के लिए बोलेंगे, जो पैदल यात्रा के लिए मजबूर हैं इनके लिए बोलेंगे, जो ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं, टम्पुओं में बैठ के जा रहे हैं, जो कि बैठ के नहीं जा रहे हैं, लाद के जा रहे हैं, लद के जा रहे हैं, उन पर कुछ बोलेंगे। कुछ घोषणाएं होंगी सरकार के तरफ से इनके लिए, जो ट्रॉली बैग पे बच्चे सो करके जा रहे हैं, जो ट्रॉली पर एक प्रेग्नेंट बीबी को खींच के ला रहा है, जो एक बैल की जगह पे खुद ही जुता हुआ चला जा रहा है, इनके लिए कुछ बोलेंगे। लेकिन बहुत घोर निराशा हुई मित्रों कि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी के पास उनके लिए कोई शब्द ही नहीं था, कोई टॉपिक ही नहीं था कि इनकी क्या स्थिति, मतलब जैसे वो एकदम अनभिज्ञ हैं। मित्रों, दूसरी बात उन्होंने आत्मनिर्भरता की। मित्रों, आज तो हमारे देश में खैर विपत्ति काल, आपत्ति काल चल रहा है, खैर कोई बहुत घबराने की चीज नहीं है मित्रों। हमारा ये देश जो है बहुत से झंझावतों को झेल करके आगे बढ़ा है, और पता नहीं कितनी झंझावतों को झेलने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे देश के रहने वाले नागरिकों का हृदय जो है बहुत मजबूत है और बहुत ही उत्साहित लोग हैं। थोड़े से संकट के बादल कटते हैं तो हम उत्साह से भर उठते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं मित्रों। इसलिए हम इस झंझावतों से भी निकल जाएंगे, ये बात नहीं है कि नहीं निकलेंगे, और पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, लेकिन जो उम्मीद थी हमें, उन्होंने जो कहा आत्मनिर्भरता, ये बहुत अच्छी पहल है प्रधानमंत्री जी। मैं आपको बता रहा हूँ, आत्मनिर्भरता को आप समझिए। जिस तरह से आपने एमटीएनएल को आत्मनिर्भर बना दिया, जिस तरह से आपने भेल को आत्मनिर्भर बना दिया, गेल को आत्मनिर्भर बना दिया, ओएनजीसी को आत्मनिर्भर बना दिया, अपने देश के 9 रत्न 9 कंपनियां थी मित्रों, आईआईटी, आईआईएस, बहुत सी कंपनियां थी। मैं इतना नहीं, 9 कंपनियों को तो नहीं गिना पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इन कंपनियों को आपने आत्मनिर्भर बना दिया प्रधानमंत्री जी। आप जिस तरह से आत्मनिर्भरता के कदम उठा रहे हैं, आप लोगों से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने घर के सामान खरीदिए। मित्रों, हम झोला लेकर के चीन नहीं जाते हैं सामान लाने के लिए, आता है तो इन्हीं सरकार के द्वारा आता है, इन्हीं सरकारी तंत्रों के द्वारा आता है, इन्हीं सरकारी तंत्रों के द्वारा हमारे देश का व्यापारी चीन से सामान लेके आता है। आप उसको रोक दीजिए, हम नहीं खरीदेंगे। हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं आप चीन से सामान लेके आओगे तभी खरीदेंगे, लेकिन आप उसको नहीं रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। प्रधानमंत्री जी, हमने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत पहले कदम बढ़ा दिया था, लेकिन अफसोस सरकार ने सहयोग नहीं दिया। इसके लिए हमारी भाषा आज हमारे घरों में दम तोड़ रही है। जो हमारी मातृभाषा हिंदी है आज अपने आप में दम तोड़ रही है। आज भी सरकारी कामकाज और कोर्ट कचहरी के कामकाज सब अंग्रेजी में होते हैं मित्रों। और प्रधानमंत्री जी, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हम आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी मातृभाषा, भाषा माता के समान होती है मित्रों, पहले अपनी भाषा को उचित स्थान दो। जब हम एक देश और एक भाषा का पालन करेंगे तो हम अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम अपने आप शोषित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जब हमारे देश के कानूनी कामकाज अगर हिंदी में होंगे तो हम जाएंगे तो हमें किसी मीडिएटर को बीच में नहीं रखना पड़ेगा, किसी दलाल को बीच में नहीं रखना पड़ेगा। हम किसी भी फॉर्म को और किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज को हम हिंदी में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उस चीज का हम खुद लिख करके जवाब दे लेंगे। हमें बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होगी। हमें आत्मनिर्भरता की जरूरत इस जगह से है। शुरुआत आप यहाँ से करिए, फिर हम आत्मनिर्भरता की एकदम पूरी ऊंची चोटी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करिए। आत्मनिर्भर बनाइए, हमें हमारी भाषा को प्राथमिकता दीजिए। कोर्ट कचहरी जितने भी सब जगह संस्थान हैं, सब जगह हमारी भाषा को स्थापित करिए। जब हमारी भाषा स्थापित हो जाएगी तो हम अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।